नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिफ्रेम में। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजी और साइंस को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ज्योति जोशी मैम। स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया मैम, जेन जी जो न्यू जनरेशन है आज के टाइम में, जी। वो फिर से एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर कर रही है। फिर से बोलने का मतलब कि ट्रेंड फिर से आ रहा है एस्ट्रोलॉजी का। सोशल मीडिया पे एक बज़ बन गया है, बहुत सारी इसके बारे में बातें हो रही है। एस्ट्रोलॉजी के लिए एस्ट्रोलॉजर इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ गए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और उनकी वीडियोस भी अच्छी रन कर रही है। तो इस पैरामीटर के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि एक फिर से नया ट्रेंड आया है, जहाँ पे 17-18 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो अभी एस्ट्रोलॉजी को फिर से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मैम, सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी इज सुपरस्टिशन। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि एस्ट्रोलॉजी सही में सुपरस्टिशन है या वो इसके पीछे कोई साइंस है? एस्ट्रोलॉजी साइंस है। क्या होता है ना, हमारे समाज में गलतफहमी बहुत जल्दी फैलती है। और अगर आप जब सोचते हैं कि विज्ञान और ज्योतिष साथ में आ सकते हैं क्या, हाँ। तो नहीं आ सकते, क्योंकि ज्योतिष यहाँ पहुंच गया है और विज्ञान अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये मैं आपको उदाहरण के साथ बोल सकती हूँ। हमारा ज्योतिष ज्यादा प्रगत है, क्योंकि ज्योतिष मतलब क्या, तो वेदों के 6 अंग हैं। वेदों का छठा अंग मतलब ज्योतिष, जिसे दृष्टि, वेदों की दृष्टि बोला जाता है। दृष्टि यानी हमारे व्यू। अभी एक दिन मैं सोच रही थी कि ऋषि मुनियों ने ज्योतिष को दृष्टि क्यों बोला होगा, क्योंकि हमारे ग्रंथों में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसे हम यूजलेस कह सकते हैं या गलत कह सकते हैं। हर शब्द मायने रखता है। उस दिन मेरे ये समझ में आया कि हमारे ऋषियों के पास दूरबीन नहीं था, कोई भी साधन नहीं था। फिर उन्होंने जो खगोल शास्त्र के रूल ढूंढे, वो कहाँ से ढूंढे? तो उनके पास एक ही साधन था, ज्योतिष, और उसी को उन्होंने दृष्टि कहा। तो उस समय हमारा ज्योतिष इतना प्रगत था कि जिसके द्वारा ऋषि मुनियों ने खगोल शास्त्र बनाया। आज होता क्या है ना, तुम्हारे विज्ञानवादी विज्ञान में खगोल शास्त्र मानते हैं, क्योंकि वो उसे गलत साबित नहीं कर सकते, और ज्योतिष को मना कर देते हैं क्योंकि वो उसे समझ नहीं पा रहे। मतलब इसमें उनकी गलती है, ये नहीं कहूंगी मैं, उन तक ये बात समझ नहीं पा रही है कि ये किस आधार से हम ढूंढ रहे हैं। होता क्या है ना, देखो, विज्ञान और ज्योतिष ये दो अलग चीजें हैं। मैं आपको कहूँ कि आपके पास दूध है, इसे गिनो, आप कैसे गिनोगे? एक लीटर में, मेजरिंग लेके उसमें लीटर्स में हम गिनेंगे या किलो में गिनेंगे, जो पेपर एक मेजरिंग दूध रहा तो किस लिक्विड तो लीटर में गिनेंगे, और वही मैंने शक्कर बोली तो वो किलो में गिनेंगे, बराबर। तो हर चीज को गिनने के पैरामीटर अलग अलग होते हैं, और वो पहले से फिक्स कर दिए होंगे। तो विज्ञान में क्या होता है ना, विज्ञान में आपके पास जो चीज गिनना है वो चीज होती है, उसका अस्तित्व है। छोटा रहो, बड़ा रहो, बड़ा रहो, लेकिन उसका अपना अस्तित्व है कि वो कहीं ना कहीं दिखती है, माइक्रो में भी दिखेगी। और ज्योतिष में जो हम गिनते हैं वो है मन। आपके पास मन है? आपको दिखता है? नहीं। इनके पास मन है? हर किसी के पास है। सबके पास है। ज्योतिष में जो चीज है वो दिखती ही नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, फिर आप उसे पैरामीटर कैसा लगाओगे? हाँ, और जब इतना बड़ा डिफरेंस है कि विज्ञान में जो चीजें पढ़ाई जा रही है, देखी जा रही है, वो है, दिख रही है। ज्योतिष में भी जो चीज हम बोल रहे हैं वो है। बहिणाबाईने बोल के रखा है, पण वडा है उभ्या पिकातलं डोर, आता होतं भुईत, आता गेलं आभाळावर। जो इतना अपने आप में स्पीड रखता है मन, उसे हम बांधना चाह रहे हैं ज्योतिष के पैरामीटर से। ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात है। विज्ञान में आप जब काम करते हो तो H2 आपके पास भरा पड़ा है, वो आपके पास भरा पड़ा है, उनको आपने मिक्स कर दिया, रूल बना दिया। हम जब ज्योतिष में काम करते हैं तो एक मन लाया, दूसरा मन लाया, तीसरा मन लाया, फिर उनको पैरामीटर लगाया, ये हम नहीं कर सकते। फिर भी हमने जो रूल खोजे हैं, सॉरी हमने नहीं, हमारे ऋषियों ने, हमने गलती से बोल दिया मैंने,
हमारे ऋषियों ने जो रूल खोजे हैं वो परफेक्ट लगते हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ विज्ञान यहाँ है, ज्योतिष यहाँ पर है। मैम अभी आपने बहुत ही लोडेड आंसर दिया, इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करना चाहूंगा, इसमें कुछ क्वेश्चन है मेरे। जैसा हम लोग ने स्टार्ट किया कि ज्योतिष यहाँ पे है और विज्ञान तो अभी शुरू ही कर रहा है, तो मैम सबसे पहला क्वेश्चन जनरली जो लोगों को आता है, जो आपने भी बोला कि साइंस में एक्सपेरिमेंट्स है, डेटा के बेसिस पर कुछ बेसिस है, मतलब हम लोग ने ट्रायल्स किए, उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर पहुंचे कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट कर रही है या ये ट्रूथ है और ये नहीं है। whereas जैसा आपने बोला कि ज्योतिष में वैसा नहीं है, कुछ ऋषि मुनियों ने वेदों में हमारे लिखा हुआ है, ये रूल जैसे लिखे हुए हैं, इसीलिए लोगों को शायद विश्वास नहीं होता। तो इसका ये मतलब ऐसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ज्योतिष में जो है वो सच एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या फिर उसके पीछे कुछ लॉजिक्स भी हमारे पास रहेंगे तो हम समझने में आसानी होगी? इसके पीछे काफी लॉजिक है। होता क्या है ना कि काफी लोग एक चश्मा लगा के बैठ जाते हैं और फिर वो ज्योतिष को उस चश्मे से देखते हैं। उदाहरण अगर देना है आपको, तो हनुमान जी जाते हैं लंका में, उनको पूरी लंका लाल दिखती है, फिर वो आकर बोलते हैं लंका लाल है। जब राम जी हंसते हैं, कहते हैं लंका लाल नहीं है, तुम्हारी दृष्टि लाल है। तो मेरा ये कहना है यंग जनरेशन ने, खास करके आपके जनरेशन ने, ज्योतिष की ओर देखते समय ना लाल चश्मा लगाए ना लाल लगाए, वो जैसा है उसे स्वीकार करें। ज्योतिष मार्गदर्शक शास्त्र है, अनुभूति का शास्त्र है। यह अनुभूति अगर आपको लेनी है तो आपको चश्मा उतार के नीचे रखना है। और दूसरी बात, सालों से इस शास्त्र को विरोध हो रहा है, सालों से हर पीढ़ी हर जनरेशन एक तरफ विरोध करती है, दूसरी तरफ सपोर्ट होता है, फिर भी वो टिका हुआ है। इसी में उसकी सच्चाई लगी है, क्यों टिका हुआ है। देखो इंसानी जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं विज्ञान में, जो चीज यूजलेस होती है वो धीरे धीरे अपने आप निकल जाती है। जैसे बंदर की सिकुड़ निकल गई, इंसान बन गया। जो चीज का यूज नहीं होता है वो अपने आप गायब हो जाती है, और जो चीज यूजफुल होती है वो टिक के रहती है एट एनी कॉस्ट। तो कितना भी विरोध हो जाए, ज्योतिष अपना अस्तित्व बनाए रखता है। क्यों? इसी में उसका आंसर है। इसका रीजन ये भी तो हो सकता है कि उसका एग्जिस्टेंस अभी भी है, क्योंकि उसके लोग अभी भी मानने वाले हैं, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो आखिर में अगर एक आदमी भी मानने वाला रहेगा, वो तो फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो फिर हम फिर भी बोलेंगे क्या कि नहीं वो एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए वो सही है? एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए भी सही है, और उसके अपने पैरामीटर भी बार बार सक्सेस हो रहे हैं। उसके पैरामीटर अलग है, उससे हम विज्ञान के पैरामीटर नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि वो मन पे काम करता है, और मन पे हम जिसको देखते नहीं उस पैरामीटर, उसे पैरामीटर ही नहीं लगा सकते। तो ये तो एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन मैं आपको चलो अलग सैंपल देती हूँ। हम लोग बोलते हैं गुरु ग्रह, आपको पता होगा। गुरु ग्रह मतलब देने वाला ग्रह। आपके जिंदगी का हर सब्जेक्ट, मतलब शिक्षण, संतति, फैमिली लाइफ, सब कुछ गुरु देता है। अभी अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी विज्ञान में कि ब्रह्मांड में जितना भी कचरा है, गार्बेज बोलते हैं उसको, वो गार्बेज अगर कोई अपनी ओर खींचता है तो वो गुरु है। उस गार्बेज में से इतना भी कचरा, अगर इतना सा भी सुई, इतना भी कचरा अगर पृथ्वी पे आ गया तो इंसान की जान खतरे में आ जाएगी। और हमारे शास्त्र में क्या लिखा है कि गुरु सबका संरक्षण करता है। सही बात है, बराबर। तो ये उसका प्रूफ है कि हमारे ऋषियों ने जो खोजा था, जो रूल बनाए थे, उसके पक्के रूल है। और ये आज विज्ञान की जब कोई भी बात सामने आती है, आप हमने ग्रंथ अभी नहीं चेंज किए, वो लिखे हुए, पहले से लिखे हुए, उसमें लिखा है कि गुरु संरक्षण देता है। कैसे देता है? तो वो अपनी ओर सारा गार्बेज खींच लेता है। दूसरी बात, अभी परसों आया था आर्टिकल एक, शनि का रंग हम लोग बोलते हैं नीला, तो सारे रंगों में सबसे ज्यादा डेप्थ कौन से रंग को है? नीले। नीले। अभी आप विज्ञान का आर्टिकल परसों ही आया है, पढ़ लीजिए। ये डेप्थ क्यों है? क्योंकि हम ये कहते हैं सारे ग्रहों में सबसे डेप्थ रहने वाला ग्रह शनि है। उसमें चिकाटी है, मेहनत करने की प्रवृत्ति है, वो न्यायाधीश है,
ये एक एक बात जब सामने आती है जो हमारे ग्रंथों में है और आज के विज्ञान पर भी है, पृथ्वी से सूर्य का अंतर हमारे ग्रंथों में लिखा है, रामायण में भी आपने पढ़ा होगा। हनुमान जी ने जब सूर्य तक खाने के से बोल के खाने, हाँ हाँ उस चौपाई में वो अंतर लिखा हुआ है, आप उसे गिन लीजिए, आज का विज्ञान ने लिखा हुआ अंतर गिन लीजिए, सिमिलर आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? मेरा ये कहना है कि हमारे ऋषि मुनि बहुत प्रगत थे, हमारा शास्त्र प्रगत था, उन्होंने जो वेद के 6 अंग यूज किए उसमें ज्योतिष का महत्व सबसे ज्यादा था। अभी हम लोग मतलब ज्योतिष समंदर है और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा इतना सा पानी है, उसी पानी को हम ज्योतिष समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पानी मतलब ज्योतिष नहीं है, पूरा समंदर मतलब ज्योतिष है। हमें पूरी जिंदगी में पढ़ाई की ना तो भी हम ज्योतिष को नहीं पढ़ सकते। तो मैम मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूँ। मैंने मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इसमें रूल्स है जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेद में लिखे हुए हैं और वो साल दर साल प्रूव हुआ कि वो सही, उनके जो प्रिडिक्शन है वो जो रूल्स के बिल्कुल। बेसिस पे हम जो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं वो सही निकलते आ रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको आप मानो कि ये रूल्स वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से हम इसको समराइज कर सकते हम हैं। नहीं बोलते मानो, हाँ मतलब ये यंग जनरेशन ने डिसाइड करना। मेरा यंग जनरेशन पे सबसे ज्यादा भरोसा है। आज की यंग जनरेशन सबसे ज्यादा स्मार्ट है, वो एक ही समय विज्ञान डाटा कलेक्शन मानती है, यस उसी समय वो ज्योतिष भी मानती है, क्योंकि उसको वो सहवेदना संवेदना है कि ज्योतिष है क्या। और ये बहुत बड़ी बात है, सही बात। एक ही समय में तुम अध्यात्म भी मान रहे हो और विज्ञान भी मान रहे हो। ये इस यंग जनरेशन को, तुम्हारी जेन जी को समझ रहा है। तो मैम नेचुरली क्वेश्चन आता है कि रूल्स के बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, पर हम लोग ये भी देखते हैं कि अलग अलग एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शंस एक ही चीज के बारे में अलग अलग हो जाते हैं। सही है, हम बोल रहे हैं कि वेद है, उसके अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, उसको आपको वही एस्ट्रोलॉजी है, उसको समझ के आपको लोगों को बताना है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। पर सेम चीज के अलग अलग प्रिडिक्शंस कैसे हो गए? फिर रूल्स तो सबकी सब सेम ही रेफर कर रहे हैं। बहुत सही सवाल है, सवाल बढ़िया है। देखो क्या होता है ना कि ये शास्त्र अलग है। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, किसी को अगर 7.5 लगी, वो जिसको 7.5 है वो ज्योतिष के पास गया, तो ज्योतिष पहले ज्योतिष ने उसको जवाब दिया कि भैया तुझे 7.5 लग गई, ये समझ जा। वो दूसरे ज्योतिष के पास गया, दूसरे ज्योतिष ने बोला अरे वाह तुम्हें 7.5 लगी है, 7.5 तुम्हें जिम्मेदारी सिखाने के लिए आती है, तुम जिम्मेदारियां पूरी करो, तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। तीसरे ज्योतिष के पास गया, बहुत तकलीफ होगी लेकिन प्रोग्रेस होगी। तीनों बातों का मतलब एक है। सही बात। ये समझना हर किसी को नहीं आता। अच्छा। और तीनों ज्योतिषी अपनी अपनी जगह पे सही है। हर किसी की दृष्टि होती है कि मैं समाज को क्या परोसूं, हर किसी को इतना स्टैंडर्ड का परोसना आएगा ये नहीं, लेकिन तीनों अपनी तरह से सही परोस रहे हैं। क्योंकि अभी देख लो आप, इसमें से कौन से ज्योतिषी को गलत बोलोगे? बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि विज्ञान इतना प्रगत होने के बाद आपको बुखार आती है, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो बोलेगा वायरल इन्फेक्शन, दूसरा बोलेगा सर्दी खांसी, तीसरा बोलेगा कि अभी ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं। प्रगत होने के बावजूद वो भी एक लाइन पे नहीं पहुंच सकते। हाँ, हम लोग एक लाइन पे है, लेकिन उसको अलग शब्दों में हम लोग प्रेजेंट इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये पता है ज्योतिष मार्गदर्शक शास्त्र है, समुपदेशन इसका आत्मा है। अगर आप सही तरीकों से, जैसे कोई 18-20 साल का बच्चा आया, मुझे 7.5 लगी है, और उसे हम बोलते हैं कि बस अब तेरा कुछ सच्चा नहीं तो नहीं चलेगा। हम लोग समुपदेशन, डेस्टिनी मैनेजमेंट को आज सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। उस बच्चे को जब हम समझाते हैं कि बहुत बढ़िया तुमको 7.5 लग गई है, अब तुम्हें जिम्मेदारी क्या है ये समझ में आएगा। शनि यानी जिम्मेदारी, चंद्र यानी तुम्हारा मन। बात वही है, समुपदेशन की कला है जो हर किसी में अलग अलग होती है। और तुम्हारा विज्ञान कितना भी प्रगत हो जाओ, तुम्हारा एआई हो जाए, लेकिन इंसान से इंसान
आपके जो ट्यूनिंग होते हैं, समुपदेशन होता है, इमोशंस होते हैं, वो एआई के पास नहीं आ सकते। बढ़िया। और समुपदेशन के लिए ज्योतिष के पास आना ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट बारीक में काम करते हैं। जैसे हमारे पास जो जातक आता है, हम सोचते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, इसके प्रॉब्लम कैसे कम होंगे, और इस लाइन से हमारे संस्था में 12,000 ज्योतिषी आज महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उनके हर एक को हमने यही लाइन सिखाई है कि क्या परोसना है। देखो, सामने संकट आना जिंदगी में स्वाभाविक है, खड्डे आते रहेंगे, तो आया है खड्डा बोल के रुकना नहीं है, डरना भी नहीं है। अभी जैसे सारे ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, तो कुछ लोग डराते हैं, हमारे संस्था के लोग नहीं डराएंगे। हाँ, प्रॉब्लम आनी है, उसको कैसे सॉल्व करना वो तुम तैयारी में रहो, इस तरह से हम समझाते हैं। प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस के बाद आप डेवलप हो जाओगे, और ये तो सच्चा ही है। सही बात है। मतलब मैम एक चीज हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि हम जो भी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फ्यूचर के इवेंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो जो इवेंट क्योंकि जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी में बोला कि चीजें जब आपका जन्म हो जाता है तब फिक्स हो गई है, आपके जन्म से लेके तो आपके एंड तक सब चीजें फिक्स है, तो इवेंट सारे फिक्स हो गए कौन से होने वाले हैं। सिर्फ उनको हैंडल कैसे करना है उसके लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजर हमें बता रहे कि क्या इवेंट होगा और उसको हैंडल कैसे करना है। यही समझ रहा हूँ मैं, सही समझ रहा हूँ? अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ। चीजें फिक्स होती है एक लिमिट में। अच्छा। जैसे बैंक में आपने लॉकर खोला, हाँ। उसकी 2 चाबियां होती है, हाँ। एक आपके पास, हाँ। एक मैनेजर के पास। सही बात है। जब तक 2 चाबियां लगेगी नहीं, तब तक घटना बनेगी नहीं। ओके। हमारी पत्रिका में घटना लिखी हुई है। अच्छा। क्या होगा लिखा हुआ है, हाँ। कब होगा इसके लिए हमारे पास 2 टूल्स है, एक महादशा और दूसरा गोचर। लेकिन हर चीज को 2 चाबियां लगती है, एक आपका भाग्य और दूसरा आपका कर्म। आप पत्रिका देखोगे ना, तो भाग्य स्थान आता है 9वां स्थान, जिसे हम बोलते हैं कि पिछले जन्म का आप जो कुछ अपने साथ लेके आए हो वो वहां से दिख रहा है। मतलब देखो, थोड़ा पीछे जाते हैं। हाँ। पत्रिका का पहला स्थान मतलब तुम्हारा व्यक्तित्व, अच्छा। दूसरा स्थान तुम्हारी फैमिली, तीसरा स्थान तुम्हारे परिश्रम, हार्डवर्क, चतुर्थ स्थान मतलब माता का वास्तु, वाहन, ये सब चीजें हम चौथे स्थान से देखते हैं। स्थान मतलब घर, मतलब भाव, ऐसे 3 नाम है उसको, स्थान, भाव, घर। पंचम स्थान शिक्षण, संतति, प्रणय का देखते हैं। छठा स्थान आपकी हेल्थ, लोन, आपके शत्रु, स्पर्धा, ये सब होता है। सप्तम स्थान आपकी फैमिली लाइफ, आपका फैमिली जोड़ीदार, पार्टनरशिप। और अष्टम स्थान मतलब आपको कितना आयुष्य मिला। तो पहला हो गया जन्म, अष्टम हो गया आपको कितना आयुष्य मिला। मतलब जन्म से पूरी लाइफ स्टोरी वहां खत्म हो गई। 8वें स्थान तक हम लोग खत्म। लेकिन हमारे 12 स्थान है, वो क्यों है? कोई भी चीज बिना वजह नहीं होती। तो ये 8वें स्थान पर हम रुक गए। तो 9वां स्थान जो है वो ये भाग्य है कि हम क्या लेके इस पृथ्वी पे आए हैं। तो पिछला जन्म का हमारा कर्म का लेखा जोखा जो हम साथ में लेके आए हैं, वो 9वां स्थान। फिर उसके बाद आता है दशम स्थान, मतलब इस जन्म उसको बोलते हैं कर्म स्थान। अच्छा। भाग्य, फिर कर्म, कि इस जन्म में आप क्या कर रहे हो, हम कर्म कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है लाभ या इच्छा पूर्ति। तो हम बोलते हैं भाग्य अधिक कर्म बरोबर लाभ। मतलब ये हो गए 9, 10, 11 और फिर बचा 12। तो भाग्य, कर्म, लाभ है, ये सब होने के बाद जो कुछ बचा कुचा तुम्हारा पैकेज है वो लेकर आप ऊपर जाओगे। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि इवेंट, कोई इवेंट जब हम बोल रहे कि वो होगा ही नहीं होगा, वो आप बोल रहे कि एक सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो और भी 2 चीजों के ऊपर है। भाग्य, कर्म, दोनों चीजों का बैलेंस, मतलब तुम्हारी लाइफ। अच्छा, ठीक है मैम, इसको थोड़ा एक अलग क्वेश्चन पूछना है मुझे, फिर वापस इस पे आते हैं, क्योंकि आपने एआई की बात करी। तो एआई का मैम आज के टाइम में एस्ट्रोलॉजी एज अ क्या बोलेंगे, इस पढ़ाई को कैसे शेप कर रहा है, एआई कैसे चेंज कर रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या होता है ना कि जब हमने ज्योतिष की पढ़ाई स्टार्ट की, जलगांव में तो क्लासेस भी नहीं थे, कहाँ से पढ़ाई करना हमको दिशा पता नहीं थी,
किताबें लेने के लिए हमें पुणे जाना पड़ता था। एआई की वजह से आज सारा नॉलेज हमें वन पीस मिल रहा है, मतलब सारे रेफरेंस मिल रहे हैं ओके। कि जिसका हम यूज करके हमारी पढ़ाई को और ज्यादा प्रॉपर बना सकते हैं। हाँ, हाँ, एआई कुछ चीजें शॉर्टकट देखती है लेकिन उसमें गलतियां भी होती है। जैसे उस कैसा होता है ना कि जो इमोशन समझना ये चीज आती है वो एआई नहीं समझ सकती, वहां पर इंसान ही लगेगा। जो लास्ट पॉइंट है समझने का, हाँ, हाँ, हाँ। वो समझने की कला एआई में नहीं है। एआई आपको पूरा परोस देगा, टेक्निकली बस समझा देगा, पर पूरा परोस देगा, तुम पढ़ो, हाँ, हाँ। तुम समझ सकते हो, अच्छा। लेकिन समझने की कला जो है उसके लिए ज्योतिष लगता है। हालांकि हम लोग भी एआई का यूज कर रहे हैं। अभी हमारा ज्योतिषी ऐप बोलकर ऐप आएगा। ओके। उस ऐप की सबसे बड़ी खासियत है कि आप दुनिया में कहीं भी रहो, आपके हाथ में मोबाइल है, आप किसी परेशानी में आ गए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप तुरंत वहां पर कॉल कर सकते हो। नॉमिनल पैसे 10, 15, 20 रुपए ऐसे ओके। प्रति मिनट के हिसाब से आप एक्सपर्ट का गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा। ये हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आज एआई हमारे पास है। ओके। ओके। लेकिन फिर भी जो मशीन मार्गदर्शन करती है वो नहीं चलता। वहां पर हमारे सारे एस्ट्रोलॉजर जो एक्सपर्ट है, जिनको समुपदेशन करना आती है, वो होते हैं। तो जैसे कोई परेशानी में है, फोन किया तो उसे उसी पल गाइडेंस मिल सकता है। और ये गाइडेंस समुपदेशन बहुत मोल रखता है, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हम हर चीज नहीं बता सकते, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि उस पल उस सामने वाले पर्सन को वो एक सेंटेंस जिंदगी की दिशा दे देता है या जीने की ताकत दे देता है, जो सही। फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। अभी तो बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। हर तीसरे दिन मेरे डिप्रेशन और ये बहुत सारी चीजें, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई है कोविड के बाद से। कोविड के बाद से, और अभी अमेरिका से हर तीसरे दिन को। अच्छा। अच्छा। उनको हम जब प्रेरणा देते हैं हाँ। या हमारे ज्योतिषी जब ऑनलाइन प्रेरणा दे देते हैं तो उनमें लड़ने का बल आता है। हम बोलते हैं ज्योतिषी भाग्य नहीं बदल सकता। हाँ। आपको बाहर में मेरे ऑफिस के बाहर लिखा हाँ, मिलेगा। मैंने पढ़ा है। ये सच्चाई है। मैम एक बार बताओ वो सेंटेंस, सही में एक्चुअली सबके लिए जरूरी है वो जानना। ज्योतिषी भाग्य नहीं बदल सकता, बता सकता है, बदल नहीं सकता। डेवलप कर सकता है। डेस्टिनी मैनेजमेंट हम उसी को बोल सकते हैं, क्योंकि ज्योतिषी मार्गदर्शक शास्त्र है, सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है। भाई यहाँ पे खड्डा है, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, या तो आप खड्डे में कूद जाओ, हाँ। या साइड से निकल जाओ, या थोड़ा सा रुक के दूसरे रास्ते से चले जाओ। ओके। बस इतना ही करेगा ज्योतिषी, उससे ज्यादा ज्योतिषी नहीं कर सकता। रास्ते में खड्डा आना है तो वो आना ही है। आएगा ही। अभी आपको सिर्फ मैनेज करना है कि आप जो नुकसान है या जो होने वाला है वो सब फिक्स है। आपको उसको मैनेज करना है, कम या ज्यादा में, इंटेंसिटी उसकी आप मैनेज कर आप सकते गाड़ी का स्पीड 100 से 80 कर लो, 80 से 60 कर लो। हो। खड्डा गया क्या, फिर बढ़ा लो। तो मैम हमने जैसे बात करी इवेंट के बारे में, एआई के बारे में भी बात किया, तो मैम आप बोले कि इसमें एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी एआई भी यूज करने के Yes. बाद में। तो इसका रीजन ये है क्या कि ह्यूमन टच उसमें जो चाहिए, कि इंसान के इमोशंस जो समझने उसके लिए एस्ट्रोलॉजर की जरूरत पड़ेगी। एआई आपको टेक्निकल एनालिसिस दे देगा, उसका और डिटेल में समझा भी देगा शायद, पर आपको जो इमोशनल हेल्प चाहिए वो उसके लिए एक एस्ट्रोलॉजर की जरूरत है। इमोशन को हम पत्रिका में चक्र के जरिए देखते हैं। तो फिर मैम उसको भी वो एआई एक्सप्लेन कर सकता है अगर वो भी उसमें लिखा हुआ है तो? नहीं कर सकता। अच्छा, क्यों मैम ऐसा? क्योंकि देखिए, इमोशन किसी एक घटना पे आने वाले इमोशन हाँ। हर व्यक्ति के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे आपने किसी को एक झापड़ मारी, सामने वाला खींच के दूसरी दे देगा, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। सामने वाला रो देगा। हाँ, डिपेंड करता है कि उसके पावर डायनामिक्स क्या है उसमें। अगर वो स्ट्रॉन्गर है, डोमिनेंट है, तो वो रिप्लाई सामने करेगा। वाले जाके और 4 लोगों के लेके आएगा और फिर आपको अच्छे से खींचेगा। सही बात है, हो सकता है, ये भी हाँ, पॉसिबल तो है। ये एआई कैसे ढूंढेगा? एआई उसकी रिएक्शन नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि वो नहीं। उसके मन के अंदर की बात है। एआई मन को ही नहीं ढूंढ सकता। अगर आपका एआई मन को ढूंढ ले हाँ,
हाँ, तो वो इमोशन मैनेज कर सकता है। पर ये तो मैम सामने वाले की बात होगी ना, वो तो हम एज एस्ट्रोलॉजर भी नहीं बता सकते जब तक उसके आपके पास पत्रिका नहीं है सामने वाले बता की। सकते हैं, पत्रिका में बता सकते हैं, वही तो हम बता रहे हैं कि ज्योतिषी बता सकते हैं। देखो अभी सामने वाले की पत्रिका अगर मंगल प्रधान रही तो हम बोल देंगे वो उल्टा खींच के मारेगा। वो अच्छा, बुध प्रधान है, उसका बुध राहु के साथ है, वो गालियां देना स्टार्ट कर देगा। ओके। वो गुरु प्रधान है तो वो बोलेगा बच्चे खुश रहो। अच्छा। मैम इसमें मुझे एक क्वेश्चन है, मुझे एक चीज़ नहीं समझी कि हम लोग पत्रिका एक इंसान की देख रहे हैं, उसके साथ लड़ाई होने वाली है। जैसे समझो मेरी पत्रिका देख रहे हैं, आपने बोला कि आपके साथ एक लड़ाई होगी, पर आप बोल रहे हो कि सामने वाला कैसे रिप्लाई करेगा, वो आप मेरे पत्रिका से ही बता दोगे यस, और क्योंकि उस हमारी सामने वाले पत्रिका में एक स्थान आपका होता है, एक आपके सामने जो स्पर्धक है उसका होता है। अच्छा, उसका भी स्थान उसमें है। हाँ। अच्छा, आपका स्थान होता है, आपके भाई बहन का होता है, आपके चाचा का होता है, आपके पर ये मामा तो का रिलेटिव होता होगा, है। ज़रूरी नहीं मैम। ना रहने दो, स्पर्धक का होता है। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपके स्पर्धक के बेटे का होता है, ओके। आपके स्पर्धक के बहू का होता है। मतलब सामने वाले के साथ जिसके साथ भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, उसका आप बता सकते हो। बता सकते। उसको मैम जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला कि जेन ज़ी फिर से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या रीज़न लगता है कि क्यों कर रहे होंगे लोग इसको फिर से एक्सप्लोर? साइंस इतना डेवलप होने के बाद में आज हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपका कुछ एनालिसिस आपने? मेरा यही कहना है कि जैन जी मतलब जिनका जन्म 97 में हुआ, मोबाइल के साथ हुआ। हाँ, तो जिस समय में हमारे हिसाब से मोबाइल आया, उसी समय में ये जनरेशन आई कि जो बहुत स्मार्ट है। हाँ। जितना मोबाइल स्मार्ट है उतनी ये जनरेशन तो स्मार्ट मैम है। ये तो उल्टा एग्ज़ैक्टली उल्टा होना चाहिए था कि लोग पहले सुपरस्टिशन में बोलते थे कि एस्ट्रोलॉजी सुपरस्टिशन है जो नहीं मानने वाले हैं। तो आज तो लोग जब और स्मार्ट हो गए, साइंस को और एक्सप्लोर कर लिया, तो इन्होंने तो उल्टा दूर जाना चाहिए था। नहीं, इनको उस चीज की डेप्थ समझ में आ गई। अच्छा, ज्योतिष को विरोध यानी स्मार्टनेस नहीं। ओके। किसी भी चीज को जब तुम आँख खोल के समझ लेते हो, हाँ, हाँ। फिर आप विरोध करो या सपोर्ट करो, ये आपकी चॉइस है। अच्छा, लेकिन ये खुली दृष्टि बोलते हैं उसको, वो दृष्टि इस जनरेशन के पास है और इसीलिए ये जनरेशन इस चीज को समझ रही है। आपको और बताऊं, अगर मेरे पास 40 साल का 50 साल का कोई जातक आता है तो उसके सवाल उतने साइंटिफिक नहीं होते। मतलब वो काफी इधर उधर की बातें करेगा, उल्टे सीधे सवाल पूछेगा। और ये जो ज्यादातर मेरे कॉल आते हैं फॉरेन से, उन लोगों के कॉल आते हैं, वो 3 मिनट में 4 मिनट में पॉइंट टू पॉइंट सवाल पूछते हैं। ओके, वो इधर उधर नहीं घूमते हैं, ओके। क्योंकि वो उतने स्मार्ट है कि हमारा सवाल क्या है और ज्योतिष हमको कितना गाइडेंस दे सकता है। जैसे 50 साल का पर्सन मेरे पास आएगा ना, तो मुझे पूछेगा फिर परदेश जाएगा। हमने कहा हाँ, फिर कौन से देश में जाएगा। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने पत्रिका बनाई, उनको 2 चीजें पता थी, देश परदेश। हाँ, हाँ, और यही जब परदेश से हमें कॉल आता है तो हमको सिर्फ इतना पूछेंगे स्थानांतर हो सकता है क्या। वो हमको ये नहीं पूछेंगे कनाडा से अमेरिका, अमेरिका से जर्मनी, जर्मनी से जापान नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको वो उस चीज का ज्ञान है कि परदेश मतलब परदेश और देश मतलब देश। तो मैम ये जो आपने भी बताया कि लोग जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये सवाल भी पूछते होंगे कि हमने ऑफिस कौन से टाइम जाना चाहिए, गाड़ी निकालते हो आगे निकालो पीछे निकालो, मतलब एकदम ही सिली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जैसा आपका बोलना है। तो मैम ये भी थोड़ा लोगों को बताएं कि एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं तो कौन से क्वेश्चंस पूछने चाहिए और कौन से क्वेश्चन उनको नहीं पूछने नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं, उनको पूछने दो। अच्छा, देखिए ओके। कैसा है, ये जनरेशन स्मार्ट है। हाँ, इनका सेटिस्फेक्शन हो जाता है 3 मिनट में 4 मिनट में पॉइंट टू पॉइंट। ओके। लेकिन जो 50 साल का पर्सन है वो हमारे पास आता है तो उसको समुपदेशन चाहिए, उसे में रिलैक्सेशन चाहिए, उसके माइंड को शांति चाहिए। वो जब 10 सवाल पूछेगा तब तो उसको अच्छा लगेगा। और हम लोग इसीलिए है कि उनको प्यार से समझा के उनकी लाइफ को दिशा देने का काम ये शास्त्र करता है और उनकी पत्रिका हमें बताती है कि इस व्यक्ति को कैसे गाइड करना है। जैसे तब मैंने आपको शनि का उदाहरण दिया, महादशा का या 7.5 का। तो उसी तरह से जब जातक आते हैं तो जातक की पत्रिका देख के हम डिसाइड करते हैं इसे कौन से लैंग्वेज में बात करनी है। ओके।
वो भी हाँ, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो पर्सनालिटी के बारे में पत्रिका मतलब आपने बोला कि पर्सनैलिटी वो इंसानी है, तो आप उससे समझ जा रहे हो कि कैसे कॉन्वर्सेशन भी करना है। परफेक्ट पर्सनैलिटी ये पत्रिका से पूरी समझती है। पर्सनैलिटी बनती कैसे है? एक आ, आपके माँ बाप से, जेनेरिक जिसे हम बोलते हैं, दूसरा सराउंडिंग, हाँ हाँ बराबर, और तीसरा उसके खुद के एफर्ट्स। सही बात है। हाँ, अभी हमारे शास्त्र के हिसाब से बताती हूँ मैं आपको। हमारे शास्त्र में जिस तरह से डीएनए होता है उसी तरह से माँ बाप के पत्रिका के योग बच्चों की पत्रिका में आते हैं। ओके जलगांव की एक अच्छी खासी बड़ी फैमिली है, उस फैमिली के हर पर्सन के पत्रिका में गजकेसरी हो गए। मतलब क्या मतलब गुरु चंद्र युति में। अच्छा अभी देखो उस फैमिली के 50 एक लोगों की पत्रिका तो मैंने देखी है। हाँ अभी 50 लोग मतलब वो अलग अलग जनरेशन के, अलग अलग जगह पे, अलग अलग समय पे जिनका जन्म हुआ हर पत्रिका में है, क्योंकि जैसे डीएनए होता है, गुणसूत्र होता है, वैसे ही ग्रहों के योग पत्रिका में जनरेशन से आते हैं। अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। मैंने आपको अच्छे योग का उदाहरण बताया, लेकिन जैसे किसी पिताजी की या बेटे की पत्रिका आती है, उसके पत्रिका में कोई गलती हो गया तो हम समझ जाते हैं ये या इसके सिमिलर योग इसके पापा के पत्रिका में पक्का है। और फिर बाद में किसी वजह से उन्होंने सामने से दिखाई तो उसमें वो योग रहता है। पर मैम आपने बोला कि कुछ योग आएंगे, सारे नहीं आएंगे ना, तो ये उसमें आया ही होगा। जो बड़े योग मैंने जो अच्छा। बोले अच्छे और बुरे, जो बड़े योग होते हैं, ठीक है। मेन योग होते हैं, हाँ। जैसे कोई पत्रिका अगर शनि प्रधान है तो उसके फैमिली के सारे लोग शनि प्रधान रहेंगे। उसे हम फैमिली प्लैनेट एक शब्द हमने बीच में खोजा था और काफी फैमिली की पत्रिकाएं निकाली थी। तो जैसे किसी एक फैमिली गुरु प्रधान फैमिली के लोग हैं, हाँ, उसे हमने गुरु प्लैनेट बोल दिया कि हाँ। फिर उस पत्रिका में जब हम देखते हैं तो हर किसी की पत्रिका में गुरु उतना ही प्रबल आता है। फिर किसी की पत्रिका में वो लग्नेश रहेगा, किसी की पत्रिका में वो राशि स्वामी रहेगा, या किसी की पत्रिका में वो सबसे प्रबल आत्मा कारक रहेगा, वो रहेगा पक्का। मतलब ये होता है, उसकी दिशा थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन फैमिली प्लैनेट होता है, फैमिली के योग होते हैं, ये हम समझ जाते हैं। थोड़ा टेक्निकल हो गया, हम थोड़ा इसको और सॉफ्ट करेंगे। हाँ, तो मैम डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर में बोलो, टीवी पे बोलो, हॉरोस्कोप्स अपना देखते हैं, हॉरोस्कोप उसमें एक अपना पढ़ते हैं कि मेरी ये राशि है तो मेरा आज के दिन में क्या लिखा है। इसमें मुझे एक सप्लीमेंट्री एक ऐड करना है। पहले तो क्वेश्चन बता देता हूँ कि हॉरोस्कोप कितना पढ़ना चाहिए और उसकी कितनी एक्यूरेसी होती है। और दूसरा मैम एक बार्नम स्टेटमेंट्स करके एक चीज होती है, आपको भी शायद पता होगा कि यूनिवर्सल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी या कोई भी फीमेल मेरे सामने आई और मैं उनको बोलूंगा कि क्या आप ओवर थिंकर हो, तो वो 99 है ना, मतलब बहुत सारे केसेस में सही होगा क्योंकि वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा था कि क्या हॉरोस्कोप्स और बार्नम स्टेटमेंट्स, क्या हॉरोस्कोप बार्नम स्टेटमेंट्स होते हैं ताकि वो सबको एप्लीकेबल हो, और दूसरा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, क्या उसको पढ़ना चाहिए। क्या होता है ना, कभी कभी हमारे ज्ञान के परे की चीज को स्वीकार करना हमें मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह से कुछ लोग ज्योतिष को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो उनके ज्ञान के परे जा रहा है कि ये कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अभी राशि भविष्य जब आप पढ़ते हो वो बराबर निकलता है, इसलिए इस तरह से शब्द खोजे जाते हैं कि हाँ वो इसलिए अच्छा बराबर निकल रहा है कि वो कॉमन सेंटेंस है। ऐसा नहीं है, राशि भविष्य भी पावरफुल होता है। हाँ, उसमें फर्क है। जैसे एक है वेस्टर्न राशि भविष्य, वो पाश्चिमात्य लोग रवि राशि पे लिखते हैं। रवि एक राशि में 30 दिन रहता है, तो हर रोज तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, तो उनके उस तरह से कुछ सेंटेंस आ सकते हैं, लेकिन कुछ फिर भी पत्रिका में 9 ग्रह है। राशि के अनुसार अगर आपके छठे में कोई ग्रह बैठा है तो वो काम करेगा, कोई चौथे में बैठा है तो करेगा, कोई पांचवें में बैठा है तो करेगा, तो वो प्रभाव होते हैं। ये पाश्चात्य का हो गया कि ये कम मैच करता है, एक्यूरेसी कम है उसकी, आप बोलना चाह रहे हो वेस्टर्न जो हॉरोस्कोप्स आप पढ़ रहे हो उनकी जो स्टाइल है उसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम हो।
और जो भारतीय स्टाइल है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि भारतीय शास्त्र में डेली का भविष्य चंद्र पे कहा जाता है। चंद्र 2.25 दिन में राशि बदलता है, उसमें नक्षत्र के 9 चरण चल जाता है, 2.25 नक्षत्र 9 चरण, तो उतने चेंजेस उसमें होते हैं 2.25 दिन में। उसमें जैसे जैसे चेंजेस होते हैं और राशि भविष्य अगर चंद्र से आधारित रहे तो एक्यूरेट आ जाता है। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि हॉरोस्कोप जो आप पढ़ रहे हो वो काफी हद तक उसकी एक्यूरेसी है, ऐसा नहीं बोल काफी हद सकते तक। कि आप वो इनएक्यूरेट है या वो सही नहीं है, इनएक्यूरेट नहीं या फिर वो है, जनरलाइज स्टेटमेंट है ताकि लोग जो भी पढ़े उसको हर किसी को वो लगे कि सही है, ऐसा नहीं है, ऐसा बोलना चाह वैसा नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे पांचों उंगलियां एक सेम नहीं जैसी है, होती। हाँ, तो राशि भविष्य लिखने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है, वो नहीं बता सकते। अच्छा, हाँ, उसके हम ऊपर ये भी। कर सकते हैं कि हम हमारे संस्था में जो बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ, हाँ, उनको रूल लगा सकते हैं। राइट राइट। लेकिन राशि भविष्य जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक आधा, पॉसिबल जैसे कोई एक डॉक्टर है जिसके डायग्नोसिस कभी बराबर ही नहीं आते, नहीं है। राइट राइट, तो इसके लिए आप एलोपैथी को तो गलत नहीं तय करोगे। ठीक है। तो हम ये भी एक सेंटेंस देते हैं कि ज्योतिष ही गलत हो सकता है, हाँ, हाँ। ज्योतिष नहीं। ओके तो मैम, एक इवेंट होता है कोई पर्टिकुलर, लेट्स से क्रिकेट का इवेंट हो रहा है कोई बड़ा, उसमें उसमें भी एस्ट्रोलॉजर की अलग अलग प्रिडिक्शन होती है, तो उसका क्या बोलेंगे हम लोग? क्या होता है ना, देखो ये एस्ट्रोलॉजी बहुत गहन साइंस है। अभी क्रिकेट पे अगर आपको बताना है, मतलब नॉट नेसेसरली जस्ट क्रिकेट, कोई भी एक ऐसा बड़ा इवेंट होता है उसमें भी हम लोग अलग अलग प्रिडिक्शन मैं देते वही हैं। सैंपल ही बता रही हूँ हाँ, जो आपने हाँ, बताया। हाँ, ठीक ठीक। तो क्रिकेट में क्या होता है ना कि हमारे 11 खिलाड़ी, सामने वाले के 11 खिलाड़ी, हाँ, इन खिलाड़ियों के साथ हमारे देश की पत्रिका, अच्छा, क्योंकि वो काम किसके लिए करते हैं, देश के लिए कर रहे हैं, एक टीम हाँ, एक देश के लिए कर रहे हैं। उनको चुनने वाले लोगों की पत्रिका, ओके, उनके पीछे खड़े रहने वाले लोगों की पत्रिका, हाँ, और सामने वाले लोग उनका सब ये इसी तरह से। इसमें हमारे पास क्या 22 खिलाड़ियों की भी पत्रिका नहीं होती है। पर अगर इन सब के आ गए तो आप बोलना चाह रहे हो कि अगर ये डेटा ऑफ कोर्स थोड़ा इम्पॉसिबल साइड में ही है ये, और ये सब आ गया तो हम फिर भी कर सकते हैं कर एक्यूरेटली सकते हैं। प्रिडिक्शन। फिर एक्यूरेट होता क्या है ना, जैसे जनरलाइज जब भी प्रिडिक्शन आता है तो एक तो डेट मिलती है, समय मिलता नहीं, ये सारे उसमें चैलेंजेस है हमको, और इन चैलेंजों से हम गुजर रहे हैं। जैसे आज ज्योतिषी के सामने जो रास्ता है, कांटे बिखे हुए हैं। पर वो तो हमेशा से ही हो गया ना मैम, कि नहीं? हो सकता है हमेशा से ही थे, हाँ, या फिर जब ऋषि मुनि थे तब नहीं थे। शायद। जैसे जैसे विज्ञान की प्रगति हो रही है और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे सामने का रास्ता कांटों का बन गया है। देखो किसी भी चीज को विरोध करना, नाकारना बहुत आसान होता है, सही बात। उस विरोध के बावजूद उसमें से अच्छा कुछ ढूंढना। जैसे हीरा है तो वो कहाँ रहेगा, कोयले के खदान में। तो उसे ढूंढने को तकलीफ होती है, हम लोग वो कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप भी सोचो ना कि ये 22 लोग हैं। ज्योतिष एकमेव शास्त्र है जो भविष्य बताता है, बेसिकली टफ काम है। उसमें भी 22 लोगों के पास, हमारे पास ना बर्थ डेट होती है, बर्थ डेट आ गई तो टाइम तो होता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें होगी, जैसे हाँ। आपने देश का भी बोला कि वो भी लगेगा, बहुत सारी और जितने भी मतलब उस इवेंट में जितने लोग इन्वॉल्व है उन सबकी पत्रिका हमें लगेगी उस इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। बराबर है। ऐसा बोलना चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ज्योतिषी शॉर्टकट करते हैं, ऑप्शन नहीं रहता है, अट्रैक्शन भी होता है, क्या होगा, लोग वो भी force- इंसान होता है, हाँ, आजू बाजू के पूछने वाले 4 लोग होते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से पढ़ाई करते हैं, उसमें अलग अलग कुछ रूल यूज करते हैं, और उसमें से 70% बराबर आ जाते हैं, 10-20% गलत भी हो जाते हैं, और वो उनका गलत होना इतना गलत नहीं है, हो सकता है ना, वो ज्योतिषी गलत है, ज्योतिष नहीं। हाँ, ये बात तो सही है। मैम हमने हॉरोस्कोप की बात कर रही थी, जैसे मैं एक्चुअली ट्विन हूँ, मेरा एक और जुड़वा भाई है। अच्छा, हम दोनों की राशि सेम है। वेरी गुड। अब मैं जब हॉरोस्कोप मेरा पढ़ रहा हूँ समझो, तो उस दिन मेरे और उसके साथ में सेम चीजें हो गई है, नहीं, तो
फिर मैम वो हम हाँ, लोग जो क्या क्वेश्चन होता है ना कि देखो जुड़वा भाई के लिए हमारे शास्त्रों में रूल अलग है। अगर कोई जुड़वा भाई है तो उसकी अलग पत्रिका हमारे शास्त्रों में वर्ग कुंडली में दी गई है। तो जो पहला बच्चा होता है उसकी कुंडली और जो दूसरा है उसमें से उसकी कुंडली में बहुत बड़ा फर्क है। बल्कि विज्ञान मानता है कि सेम सब है तो सेम आना चाहिए। हमारा शास्त्र नहीं मानता, हमारा शास्त्र बोलता है ये दो बच्चों में बहुत डिफरेंस है। तो मैम ये डिफरेंस किस कारण से आता है ऐसा? हर मतलब कारण क्योंकि से। दोनों का जन्म अभी एक मेरे ही पास दिन हुआ है। एक केस चल रही थी, सेकंड का भी फर्क काम करता है। मतलब 1 सेकंड में कुंडली बदल जाएगी क्या? 4 सेकंड 5 सेकंड में बदलती है। ओके, ओके। एक केस है, थोड़ी सी निगेटिव केस है जो जनरली मैं बताती नहीं हूँ। निगेटिव केसेस में अवॉइड करती हूँ। ओके। लेकिन अभी यहाँ ये डिफरेंस बहुत, मतलब ये सब्जेक्ट बड़ा है। अच्छा। जुड़वा बच्चे, एक बहन एक भाई, हाँ। बड़ी बहन छोटा भाई। हम्म। तो हुआ क्या ना कि पहला बच्चा हुआ, बुध संधि पे था। हाँ। दूसरे बच्चे में वो स्तंभी हो गया, उसकी नाल अटक गई गले में। अभी वो दोनों बच्चे 20 साल के आसपास के हैं। दूसरा बच्चा अभी भी नॉर्मल नहीं है, हम्म। क्योंकि पहले पत्रिका में वो बच्चा सही आ गया क्योंकि बुध उसका सही सही था। सही बात। दूसरे पत्रिका के हिसाब से बुध ने उसकी नस दबा दी, वहीं पे प्रॉब्लम आ गया। तो वो नॉर्मल होने में 20 साल हो गए, विज्ञान ने पूरी कोशिश कर ली। हाँ। लेकिन हमारी पत्रिकाएं एक ही दिन में बता देती है क्योंकि वो दो अलग पत्रिका है। एक मेष की आ गई, दूसरी मिथुन की आ गई। हाँ। मेष के पत्रिका को मिथुन बुध उतना मायने रखता ही नहीं। अच्छा, अच्छा। दूसरी पत्रिका मिथुन के आने से उसमें बुध का महत्व बढ़ गया। और फिर ठीक उसे तो मैम ये कोई भी हम जो पत्रिका की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने बोला आप जुड़वा वाली केस में वो अलग अलग होगी, सेम नहीं हो सकती। वैसे मैम ऐसा हो सकता है कि जिस टाइम पे मेरा जन्म हुआ उस टाइम पे सेम अमेरिका में या कोई और कंट्री में और किसी का भी जन्म हुआ होगा, तो क्या उसकी और मेरी कुंडली और जर्नी सेम रहेगी, लाइफ जर्नी नहीं, वो भी अलग रहेगी? क्योंकि तो क्या कौन से होता है ना, फैक्टर्स होते हैं मैम क्या जो? होता है ना कि जब जन्म पत्रिका बनती है तो हम 3 चीजें देखते हैं, जगह, लोकेशन, हाँ। समय हाँ। और टाइम। तो अमेरिका का लोकेशन अलग, भारत का अलग, उसमें सारे अक्षांश रेखांश चेंज हो जाते हैं, ओके, पत्रिका ओके। चेंज हो जाती है। मतलब ज्योग्राफी भी एक फैक्टर बहुत होगा बड़ा उसमें। मायने रखता अच्छा। है, तो वो डिफरेंस आ जाता है। हाँ। और उसके चलते ये भी आगे का भी डिफरेंस आता है। मतलब ज्योग्राफी भी है इसके साथ में जो। समय भी है, ज्योग्राफी भी है। मैम एक थोड़ा फनी साइड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे हटके, पर मुझे पूछना मेरे को तो आया दिमाग में। मेरी जो नानी है अच्छा, उनका जब जन्म हुआ उनको उनका टाइम और डेट उनको पता नहीं पता नहीं। है। वो उन्होंने स्कूल में तो वो रैंडम एक डेट 26 जनवरी तो 26 जनवरी डाल दिया। तो मैम ऐसे केसेस में फिर कैसे हम लोग करते हैं? क्या उनकी भी मतलब आइडेंटिफाई कैसे नहीं, करते हैं? क्या है ना कि ज्योतिष बहुत अलग अलग तरीकों से विकसित हो रहा है। अच्छा। तो इसमें एक सिस्टम आता है प्रश्न शास्त्र। हमारे ब्रह्मांड का एक रूल है, कोई भी चीज जब दोबारा होती है तो पहली ग्रह स्थिति और दूसरी ग्रह स्थिति में बड़ा साम्य होता है। उस आधार पे प्रश्न कुंडली बनती है। ओके। दूसरी एक पद्धति है, मतलब हम प्रश्न पूछेंगे और उसके ऊपर से कुंडली बनाएंगे। ओके। दूसरी एक है जे पद्धति, जो मैंने खुद ही खोजी है पत्रिकाएं देखते देखते। उसका कॉपीराइट भी लिया है और बहुत प्रभावी है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लाइफ के बड़े बड़े सवाल हम उससे खोज सकते हैं। तो इसके अलावा भी काफी पद्धतियां हैं, जैसे लाल किताब है, केपी है, ऐसे अलग अलग सिस्टम्स मतलब है जिन लोगों के पास में नहीं है उनके लिए भी एक सॉल्यूशन होता है जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। हस्तरेखा, हस्त सामुद्रिक। पाल्मिस्ट्री। अच्छा। न्यूमरोलॉजी तो नहीं बोल सकते उनको पता नहीं। हाँ, हमारे पास काफी लोग आते हैं 1 जून बर्थ डेट लेके क्योंकि स्कूल की एडमिशन 1 जून को होती है। तो उनकी सबकी बर्थ डेट जिसकी 1 जून रही, हम रुक जाते हैं कि ये गलत है। ओके। एक बार चेक करना हाँ, ज्यादा रीचेक जरूरी है। करना जरूरी। इतने प्लैनेट्स हमारे है आप जो इतने दूर है हमसे, हम बोलते हैं कि ग्रह 9 ग्रह है, 12 उसमें और 3 हम ऐड करके टोटल 12 बॉडीज है सोलर सिस्टम में जो हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है। हम
तो मैम जनरली क्वेश्चन आता है हर किसी को, यार ये प्लैनेट इतने दूर है हमसे, हम अर्थ पे मार्स यूरेनस नेपट्यून वगैरह इतने दूर है, तो इसका हम पे इम्पैक्ट कैसे होता है, मतलब इसको लोगों को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो आप इसको थोड़ा सिंपल वे में इसका क्या रीजन है और कैसे होता है थोड़ा समझा सकते ये कैसे, ये हाँ। जो सब्जेक्ट है ना, ये मैं यही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि विज्ञान ज्योतिष तक नहीं पहुंच सका, हैं? ओके, वो नहीं पहुंच सके कि ये कैसे हो रहा है, हो रहा है। अच्छा, चंद्र के कारण ज्वार भाटा होता है, हाँ हाँ, कैसे होता है, विज्ञान नहीं पहुंच पाया। सूर्य के हिसाब से हमारे दिन की घड़ी चलती है, हर किसी की एक खुद की क्लॉक होती है, वो सूरज के टाइम के हिसाब से उसकी उसकी सेट होती है, कैसे होती है, विज्ञान नहीं पहुंच पाया। ये कैसे का जवाब नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन होता है ये हमें पता है। क्यों ये हमें क्यों पता है, क्योंकि हम जो दिन भर एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको। काफी कुंडलियां देखते हैं और अचरज होता है। कई बार तो एक आध व्यक्ति की कुंडली देख के हम सोच लेते हैं ये आदमी क्या होगा, कैसा होगा, इसका व्यक्तित्व कैसे है, इसकी फैमिली कैसे है, इसके माँ बाप कैसे है, इसका एजुकेशन कैसा हुआ होगा, इसके कितने शत्रु है मार्केट में, इसकी शादीशुदा लाइफ कैसी है, इसकी ससुराल कैसी है, इसके मामा कैसे है, मामा का पोता कैसा है, ये को कैसे कर्म करता है या नहीं करता है, इसकी भाग्य प्रबल है या दुर्बल है, ये सब कुंडली देख के हम जान लेते हैं। ये कैसे, ये मुझे नहीं पता, वो नहीं पता। हाँ हमको रूल पता है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, बृहद पाराशरी में लिखा हुआ है कि आप ग्रह को समझ लो, हर ग्रह को कारकत्व दिए है। जैसे रवि प्रतिष्ठा का कारक, रवि पिता का कारक, हमारे ग्रहों से रिश्ते समृद्ध होते हैं। देखो, और दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया है, जैसे अभी हम रवि पे बात कर रहे हैं, रवि यानी प्रतिष्ठा, रवि यानी सक्सेस, रवि यानी पिता, रवि यानी सूर्य, बराबर, ये तो सबको पता है। अगर आपको पिता का सुख पाना है तो सूर्य को अर्घ्य दो, हाँ, आपको प्रतिष्ठा पानी है तो पिता का सम्मान करो। वैसे मतलब वो सॉल्यूशंस आप जब देते हो ये सॉल्यूशंस है, हर रिश्तों में हमारे पास सॉल्यूशन है। जैसे आपका चंद्रबल कम है तो आपने माँ का सम्मान करना है। एक मतलब ऐसी केस थी, चंद्र प्रसिद्धि का कारक है, कलाकार था, कला उसकी बहुत जबरदस्त, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता था, तो उसको बोला रोज सुबह उठ, माँ के पैर पड़, फिर अपने काम कर, कुछ भी कर। उसने स्टार्ट किया, उसको फेमस हो गया। हम लोग नाम नहीं अनाउंस कर सकते, लेकिन फेमस होने के लिए कौन लगता है, चंद्र लगता है। उसके पत्रिका में चंद्रबल कम था, बाकी सब ग्रह प्रबल थे, उसमें कला भर भर के भरी हुई थी। मैम इसमें आपको फिर से सॉरी कट कर रहा हूँ, बड़े थोड़ा यहाँ पे भी बहुत लोगों को क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपने बोला कि माँ का पैर छुओ आप सुबह उठ के, और आपका उनके कला में उनको सक्सेस मिला उस वजह से, क्योंकि आपने बोला उनका चंद्र वीक था, बढ़ जाता है चंद्रबल। तो मैम इसमें डिफिकल्टी लोगों को ये हो जाती है कि इसका और उनके कला का कैसे कनेक्शन, तो वो कैसे हो रहा है, जैसे उन्होंने अनुभव लेना। ओके, देखो, अगर तुम रोज सुबह उठ के माँ के पैर पड़ रहे हो, 5 दिन पढ़ के देखो, अगर तुम्हें कुछ डिफरेंस महसूस होता है, अदरवाइज तुम्हारा नुकसान तो कहीं से कहीं तक हुआ नहीं। माँ से अपशब्द मत बोलो, सही बात, माँ का अपमान मत करो, रवि प्रबल करना है, पिता का अपमान मत करो, तो उसके बाद मंगल प्रबल करना है, भाई बहनों से प्यार से रहो, झगड़े मत करो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। बुध प्रबल करना है, भांजों से अच्छा व्यवहार करो। गुरु प्रबल करना है, गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करो। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताई, पर मेरे को इसमें फिर से थोड़ा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि इसका मतलब ये है क्या कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, आपने उसको बोला कि आप सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाओ तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, एक सोल्यूशन बहुत बार सुना है मैंने, आप बताना सही है, तो क्या उस ये सोल्यूशन हम लोग इसीलिए देते हैं कि उसको सुबह, एक तो सूर्य को जल चढ़ाना तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे उठना है, 12 बजे नहीं उठ सकते, 1 बजे नहीं उठ सकते, सुबह उठ के जल चढ़ाना, तो वो सुबह उठने की आदत लगी उसको, वो डिसिप्लिन लगा कि सुबह उठ के उसको जल चढ़ाना है, और उसकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ने सोल्यूशन दिया।
तो पढ़ाई में क्या चाहिए, तो डिसिप्लिन चाहिए। तो इसीलिए मतलब ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्टली उसको उस दिशा में हम लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तरीका होता है सोल्यूशन देने का? हमारा शास्त्र रिश्ते डेवलप करता है और संस्कार भी करता है। ओके। तुलसी को जल चढ़ाओ, सूर्य को अर्घ्य दो, घर में मोर पंख रखो, अच्छा। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा। साफ सफाई रखो, चप्पल उल्टी ना पड़ने दो, हम्म, क्योंकि घर में राहु कहाँ होता है, चप्पल के पास होता है। अगर वो आपकी चप्पल उल्टी हो गई कि आपके अच्छे बनते काम बिगड़ना है। संस्कार जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वह हमारी जनरेशन को कभी सिखाना नहीं पड़ा, आपकी जनरेशन को सिखाना पड़ रहा है। ये सच्चाई है उसमें। तो संस्कार और रिश्ते, ये दो चीजें जब संभालो, आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है ये, सच्चाई है। और आपका एक्सपीरियंस है ये तो। इसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। मैम हम लोग जो बात कर रहे थे कि कुंडली एक बार फिक्स हो गई आपका बर्थ, तो एक और डिबेट लोगों इसके ऊपर करते हैं कि फ्री विल, कि सब अगर फिक्स्ड है लाइफ में, मेरा जन्म होने का सब कुछ फिक्स है, तो मैं मेहनत क्यों करूं, और मेरे पास कोई अगर पूरा कंट्रोल है तो मेरे फ्री विल का क्या? इसका जवाब आ गया ना, बैंक की दो चाबियां, लॉकर की दो चाबियां। ओके। एक भाग्य, दूसरा कर्म। हाँ। कर्म ने आपकी विल, आपकी इच्छा, आपके परिश्रम, हाँ। आपका हार्ड वर्क, ओके ओके। वो दोनों के बाद आपको जो मिलता है वो ये लाइफ। इसमें से जो कुछ बचता है वो आप साथ में लेके जाते हो। मैम अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आता है और वो आपको पूछता है कि मेरा अभी एग्जाम है, मैं उसमें पास होऊंगा या नहीं, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? तो उसमें कैसे होता है ना कि हमारे पत्रिका की एक अपनी ताकत और है कि समय हम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन से पर्सन का कौन सा समय अच्छा है या बुरा है, किस चीज के लिए अच्छा है। उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दो टूल्स दिए हैं, एक है महादशा, एक है गोचर। तो महादशा अगर आपके कारक ग्रह की है, वो जिस सेक्टर में एजुकेशन कर रहा है उस सेक्टर के कारक ग्रह की है, पंचम स्थान या भाग्य स्थान से रिलेटेड है, एक पास 9 का संबंध आ रहा है। मतलब इसमें भी कैसे होता है कि अगर वो 10वीं तक का 12वीं तक का स्टूडेंट है तो उसका हम चौथा स्थान देखेंगे, वो 12वीं से ग्रेजुएट तक है तो उसका पंचम स्थान देखेंगे, और उसके आगे की उच्च पढ़ाई है तो उसका 9वां स्थान देखेंगे। फिर उस स्थान में कौन से ग्रह है, भावेश कैसा है, महादशा नाथ कौन सा है, अंतरदशा नाथ कौन सा है, तो हम उस समय को उसके उस पढ़ाई के हिसाब से पहचान सकते हैं। और आप उसको आंसर क्या देंगे, या कि उसको एग्जाम अभी देखो कैसा है कि इसमें हमें दिख रहा है कि हाँ वो सक्सेस बहुत अच्छा लेने वाला है, अगर दिखा, क्योंकि उसमें काफी ऑप्शंस है, तो हम उसको बोलते हैं कि यस आप पक्का हो गए, थोड़ा सा हार्डवर्क कर लो। और फिर जैसे अभी मैंने आपको रिश्ते बताए कि रिश्ते से ग्रह प्रबल हो सकते हैं, उसके पत्रिका में कोई ग्रह वीक है तो उसको प्रबल करने का बोल देते हैं कि इस रिश्ते का सम्मान कर। हाँ, या और भी ऐसे ही छोटे छोटे उपाय होते हैं। मैम अगर वो बोले कि आपने बताया कि आपको सक्सेस मिलने वाला है और वो सोच के बैठ जाए कि अरे मुझे तो सक्सेस मिलने वाला है अभी, मेरे और तो फिक्स है, मैंने पूरा जवाब दिया था। अच्छा सर। तो इसमें अगर आप मेरा राशि भविष्य भी सुनेंगे हर माह, तो उसमें यही आता है कि आपको सक्सेस मिलेगा, थोड़ी पढ़ाई ज्यादा कर लो। ओके ओके। क्योंकि ये तो हम जानते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। देखो कहानी सुनाती हूँ, ये आप जो बार बार क्रॉस कर रहे हैं ना उसका जवाब है। एक इंसान है, वो इस दुनिया में आते समय भाग्य लेके आया कि वो दिन भर नोटों में खेलेगा, बहुत पैसों में खेलेगा, दिन भर पैसे गिनेगा, ये उसका भाग्य है। उसको बचपन में ही एक ऋषि मुनि आए, उन्होंने बता दिया कि भैया तू तो जिंदगी भर नोटे मोजेगा, ये भी खुश, खेलो खाओ मजे करो। उसने पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान दिया, धीरे धीरे बड़ा हो गया, पैसे कमाने का स्किल उसमें आया नहीं, लेकिन किसी तरह से उसको बैंक में नौकरी लग गई पैसे गिनने की, वो दिन भर पैसे गिनते रहा। भाग्य अपना काम करेगा, पक्का करेगा।
ये मैम सिर्फ कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग ने हाँ, सुन तो लोगों मैं के होते बहुत सारे हाँ, इसलिए तो मैं उन्हीं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम्हारे भाग्य में अगर पैसे गिनना लिखा है, तुमने हार्डवर्क किया, सही तरीके से रास्ता अपनाया तो खुद के पैसे गिनोगे, और नहीं अपनाया तो लोगों के पैसे गिनोगे। तुम पैसे गिनोगे पक्का। मैम क्या हम एस्ट्रोलॉजी का यूज करके दुनिया में पीस और इसकी ला सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है इवेंट कैसे तो इसको मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। क्या होता है ना कि देखो, सेतु बना था, हम्म, तो सेतु में खारुताई की एक अपनी भूमिका थी। हाँ 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 ये पूरी दुनिया में हम खारुताई है। ओके हम जब एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, या फिर हमने अभी अभी बोला कि ये जो इस बार ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं, सभी होने वाले हैं, बड़े एक साथ होने वाले हैं, तो समाज में लोगों के माइंडसेट बदलते हैं। हम्म, जो चीजें शांति से ली जाती थी वो बिना वजह के झगड़े होने लग गए हैं। आप भी अनुभव कर रहे हैं, हाँ। न्यूज के एंगल बदल गए हैं। थोड़ा अग्रेसिव नेचर लग रहा है लोगों का जनरली, हाँ। समझ में आ रहा है शायद। तो ये जो चारों ग्रह बड़े बड़े बदल रहे हैं, शनि, राहु, केतु और गुरु, वो एक वजह है। दूसरी वजह गुरु की अतिचार गति है। तीसरी वजह है कि जो ग्रह एक महीने में राशि परिवर्तन करता था, वो 6 महीने एक जगह पे बैठ रहा है। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो जैसे ही हमारे समझ में आई, हमने क्या किया, इन सारे प्रॉब्लम को एक ही जवाब है, भगवान शिव। तो हमने तब से हर माह में उपाय शास्त्र में हमें जहां जहां जगह मिली, लोगों को बोला भगवान शिव के मंत्र बोलो और अभिषेक करो। देखो, मुझे पता नहीं, अभी एक एक वीडियो को लाख लाख भी व्यू होते हैं, ज्यादा भी होते हैं। उतने लोग में से कुछ लोग शिव अभिषेक कर रहे हैं, तो एक सामूहिक शक्ति बनती है। तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते कि प्रॉब्लम कितना कम हुआ, लेकिन आने वाली प्रॉब्लम कम होती है। ये मैं नहीं, काफी ज्योतिषी कर रहे हैं, अपने अपने चैनल पे कर रहे हैं। आपने पिछले समय में देखा होगा, काफी ज्योतिषियों ने शिव अभिषेक को बहुत ज्यादा महत्व दिया। जैसे जैसे हमारे समझ में आ रहा था कि ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं, तो ये सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव होता है। ये तो विज्ञान भी मानेगा कि जब अगर 100, 200, 500, 1000 लोग अगर एक ही प्रार्थना करते हैं तो असर होता है। हम लोग वही कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि शांति आए, अगर हम सब साथ में इसको मिलके एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, जैसे आपने बोला शिव भगवान की प्रार्थना करें, तो हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। मैम फिर वो नेचुरली सबको क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम ये सब कर ही रहे तो फिर भी कैसे इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं दुनिया में, और सब नहीं कर रहे, सब नहीं कर रहे, अच्छा कुछ कुछ जगहों पे मैंने बोला हम लोग खारुताई का काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी पूरी दुनिया के हिसाब में हम लोग है कितने, बहुत छोटे से हम तो ही। हाँ, हम लोग वो प्रॉब्लम की तीव्रता कम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, और उसमें वो बार मतलब लूज हो जाते हैं उनसे, रिलेशनशिप इतना वो नहीं कर पाते। तो आप उन लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, उनको क्या जवाब देते हैं जब रिलेशनशिप के क्वेश्चंस वो लेके आते हैं? ये ना 21वीं सदी का बड़ा चैलेंज हो गया है। 21वीं सदी में शादी का मतलब ही लोग नहीं समझ रहे। शायद हम लोग, हमारी पीढ़ी संस्कार में कम पड़ गई है। विवाह का मतलब क्या है? वी यानी विष्णु, अच्छा, वाह यानी वाहन, वाह, हाँ, विष्णु तक जाने वाला वाहन मतलब विवाह। तो आज की यंग जनरेशन काटा तराजू लेके बैठी है, तो उसके चलते उस चीज की डेप्थ नहीं समझती है। हाँ। तुझे जरूर नहीं, मुझे जरूर नहीं, तू स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र। तो उसके चलते उनको विवाह का महत्व कम समझ में आ रहा है। और जो मैं आपको बोलती हूँ कि ज्योतिषी संस्कार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। फिर हमारे पास आने पे कैसा होता है ना कि हम उन लोगों को बताते हैं कि तुम्हारा जोड़ीदार गलत नहीं है। उनमें के कुछ प्रॉब्लम इतने जेन्युइन होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने होपलेस होते हैं कि अगर उनको दोनों को प्रॉब्लम समझ में आए ना, तो उनकी लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। वो समझ लेना, ये हमको दोनों पत्रिका बताती है। हम जब 2 पत्रिका लेते हैं तो 2 कागज नहीं देखते हैं, 2 इंसान पढ़ते हैं, 2 फैमिली पढ़ते हैं। right. तो 2 इंसान होते हैं,
हम्म। तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक की छोटी सी डिमांड होती है जो दूसरा नहीं समझ रहा है, हाँ। दूसरे की छोटी सी चीज पहला नहीं समझ रहा है, हम दोनों को एक एक चीज समझा देते हैं, उनके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, वो अच्छे से प्यार से रहने लग जाते हैं। हाँ, फिर उनको 2-4 साल बाद याद आती है कि अरे अपने झगड़े कैसे क्या कम हुए, फिर वो हमको फोन करते हैं। थैंक यू मैम कि आपने सजेशन। हाँ, फिर मतलब ऐसे ही अभी बीच में फोन आया था, वो मैंने पूछा सवाल क्या है, बोले सवाल नहीं है, मैंने फिर फोन क्यों किया, क्योंकि एक तो मेरी फी बहुत हेवी है। हाँ। मैंने पूछा फोन क्यों किया, बोले वो हम 3 साल पहले आए थे, तब से हमारे झगड़े कम हो गए। आपके वजह से उनके झगड़े नहीं, कम मेरे वजह से नहीं, आपके सॉल्यूशन की वजह से। शास्त्र की वजह से। ओके इंटरेस्टिंग मैम। जनरली शादी करते हैं आजकल लोग तो एक प्रथा है कुंडली मिलाना और 36 गुण की बात करते हैं। तो सर मैम हमने देखा है इसमें कि जो अरेंज मैरिज कर रहे हैं, जो सब कुंडली मिला के भी कर रहे हैं, वो भी कभी कभी उनकी मैरिज कहीं अटक जाती है, कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आ जाते हैं। और जो लव मैरिज कर रहे हैं कि भाई हमारे दिल मिल गया, हमें कुंडली से कोई लेना देना नहीं, हमें विश्वास उस पर इतना नहीं है, तो वो उसमें भी कभी कभी चैलेंजेस आते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है मैम कि कुंडली का अगर हमें पता है कि कैसे। कुंडली मिलाकर भी शादियां क्यों टूटती है? हाँ एग्जैक्टली यही सब। स्ट्रेट सवाल। हाँ स्ट्रेट सवाल सीधा। क्या होता है ना कि जो मैंने पहले भी आपको बोला कि समाज बदल गया है, समाज की सोच बदल गई है, कई बार बिना वजह प्रॉब्लम आती है। अभी प्रॉब्लम की एक दिशा आपको मैं बताऊं, इसमें सबसे पहले तो कुंडली मिलाना आप समझ लो, ये अष्टकूट मिलान जो हमारी पारंपरिक पद्धति है, लेकिन हमको शास्त्र ने बताया है या फिर दुनिया का कोई भी शास्त्र, स्थल काल और समय के साथ बदलता है, बदलना चाहिए। तो पारंपरिक गुण मिलन के साथ जब आप आधुनिक तरीके से गुण मिलन करते हैं तो ये प्रॉब्लम कम हो जाती है। दूसरी बात, 100% गुण कभी नहीं मिलते, मिल ही नहीं सकते। आपके घर में ही आपकी बहन से नहीं मिलेंगे, माँ से नहीं मिलेंगे, डिफरेंस होता ही है। तो जब हम पत्रिका गुण मिलन करते हैं तब हमको ये देखना है कि कहाँ समझ लेना है सामने वाले पर्सन, उसके वीक पॉइंट क्या है। मान लो 36 में से 25 गुण मिले, तो जो 11 नहीं मिले वो क्यों नहीं मिले, ये जब हम पत्रिका देखते समय बता देते हैं तो सामने वाले का माइंडसेट होता है कि हाँ ये बहू है ना, आने वाली जरा सी खर्ची होगी, वो बोल नहीं पाएगी लेकिन दिल में प्यार रखेगी, तो सास माइंडसेट बना लेती है। या फिर बहू को बोल देते कि तेरी सास ऐसा बोलेगी लेकिन उसका ये तरीका है, या तेरे पति का ऐसा तरीका है कि तेरा पति तुझे प्यार करेगा लेकिन वो बोल के नहीं दिखाएगा। तो उन लोगों के माइंडसेट रहते हैं, या तेरा पति टॉवेल डालेगा पलंग पे, तू लड़ना मत, एक पाई लगा ले काम पे। ये आसान सोल्यूशन, क्योंकि अगर उस लड़के की पति का ये है कि वो चीज इधर फेंक उधर फेंक, वो फेंकेगा, वो बदलेगा क्या एक दिन में? जो 25 साल से 30 साल से बना हुआ है वो बदलेगा क्या? ये भी नहीं बदलेगी 30 साल से बनी हुई। तो इस चीज को स्वीकार करना। हाँ, और एक ऑप्शन होता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, अगर तुम स्वीकार कर सकते हो तो इस रिश्ते में आगे बढ़ो, अगर नहीं कर सकते हो तो दूसरा ढूंढो। सही बात है। तो उसके चलते प्रॉब्लम कम होती है। मैम हेल्थ इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए एस्ट्रोलॉजी कैसे करता है और वो उसकी एक्यूरेसी बहुत आसान है। जैसे बहुत सारे इश्यू, एक इसमें मेरे को सप्लीमेंट ऐसे ऐड करने कि बहुत सारे लोग मैम प्रेगनेंसी के टाइम उनकी ये रहती है कि हमारे बच्चे की कुंडली सबसे बेस्ट रहे, तो वो उनकी कोशिश रहती है कि ये टाइम पे उनका उसका जन्म हो जाए। इस बारे में आपका क्या सोच है? ये दो अलग अलग सवाल है। ओके ठीक। हेल्थ इशू में क्या होता है ना कि जैसे किसी को बीमारी आने वाली है, कुछ बड़ा इशू है, तो पत्रिका में दिख पड़ता है, तो हम सामने वाले को बोल देते हैं कि अभी योगा प्राणायाम शुरू करो, हेल्थ की ओर ध्यान दो, या फिर 2 साल से इस पीरियड में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि समय दिखाना ही हमारी पत्रिका की एक बड़ी ताकत है, कि आने वाले इस समय में आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, अभी से समझ आओ, ये हेल्थ इशू है। सी सेक्शन ये जो सब्जेक्ट हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि लोग ये सोचते हैं कि सी सेक्शन से अगर हम बच्चे का समय डिसाइड करके
सीजर करे तो हमारे घर में अच्छा बच्चा आएगा। सोच तो सही है। अभी देखो मेरे पास एक पत्रिका आई थी सी सेक्शन के लिए। हर चीज की अपनी एक मर्यादा होती है। तो उस महिला का ये था कि मैं कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मुझे सी सेक्शन का टाइम देना ताकि मेरा बच्चा शांति से, शांत नेचर का मुझे मिले। अच्छा, इतना कंट्रोल करना था। हाँ, तो उसको बच्चा ऐसा जॉली नेचर का चाहिए था या फिर बच्चे का गुस्सा कम चाहिए था। अभी होता क्या है ना कि ये जो नेचर होता है गुस्से, उसके लिए मुख्यतः वजह होते हैं राहु और मंगल। अभी सी सेक्शन में हमको कितने दिन का टाइम मिलता है? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन में हम ना राहु को उठा सकते ना मंगल को उठा सकते, वो तो ऐसे ही रहेंगे। उस महिला का जब डिलीवरी का समय आया तो वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि कितनी भी कोशिश कर लो बच्चा गुस्से होगा। फिर उसको बोला देखो मैडम ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ना मैं मंगल को हटा सकती ना राहु को हटा सकती। अभी आपको ये स्वीकार करना है कि आने वाला बच्चा वैसा ही रहेगा। फिर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि ज्योतिष हमें संस्कार और रिश्ता निभाना सिखाता है, तो हमने उसको वही इलाज दिया आखिर में कि तुम रिश्तों में बदल करो, कुछ छोटे छोटे इस तरह से अपने आप में बदल करो ताकि वो माँ का भी लाइफ सही हो गया और आने वाले बच्चे का भी सही हो। सी सेक्शन से हम उसकी लाइफ नहीं चेंज कर पाए, ये उसकी मर्यादा है। हर चीज की कुछ लिमिटेशन है और समझनी चाहिए हमने और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ, समझते हैं लोग, समझते हैं जो हमारे जातक होते हैं वो समझते हैं कि हाँ मंगल है, वो समय लेगा राशि परिवर्तन को, वो उसी राशि में रहेगा तब तक। राहु 1.5 साल लेगा ही लेगा। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझना है, क्योंकि ये जो चीज है एक क्यूरियोसिटी होती है, जैसे मुझे भी क्यूरियोसिटी है, मैंने भी बहुत बार इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करी पर कभी डेप्थ में नहीं जा पाया, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, फिर मैं थक गया या बोर हो गया कि अभी इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। तो किसको अगर समझना है, सीखना है, तो वैसा वो क्या कर सकता है? एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहिए। हाँ, इसकी वजह है अलग अलग, जैसे आप किसी भी वजह से सीख सकते हैं। जैसे अपने खुद के बारे में जानना है, फैमिली के छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं परदेश जाऊंगा क्या, शादी में क्या प्रॉब्लम आएंगे, मैं छोटे मोटे उपाय क्या करूं, ये अगर आप सीखना है तो आप कभी भी घर बैठे सीख सकते हैं। हमारे चैनल में उतने आपको वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा मैम, आपका चैनल का एक बार एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ, ये शास्त्र बहुत बड़ा है और अभी इसे यूजीसी मान्यता प्राप्त डिग्री मिल रही है। अभी हमने बीए इन एस्ट्रोलॉजी यूजीसी मान्यता प्राप्त कोर्स हमारे ही ऑफिस से स्टार्ट किया है। एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में ये कोर्सेज चलेंगे। तो इसमें 3 साल का बीए, उसके बाद 2 साल का एमए, उसके बाद पीएचडी, मतलब बहुत डेप्थ आ जाएगी, मतलब एक्चुअल पढ़ाई होगी इसकी एस्ट्रोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी कल की जरूरत है, बल्कि आज की भी जरूरत है। समाज में जितने ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं उतनी ज्यादा समुपदेशक की जरूरत होती है, और एस्ट्रोलॉजर तुम्हारे घर का एक मेंबर बनके तुम्हारे सारे सवालों को पोलाइट कर सकता है। एस्ट्रोलॉजर अगर तुमसे सही तरह से बात करे, उसे कुछ भी नहीं करना है, उसको तुमको समझ लेना है कि इंसानी तौर पे इमोशन से इमोशन ज्वाइन करना है। और तुम जब जातक से इस तरह से बात करते हो कि जातक को तुम्हारे पास आके दिल को तसल्ली लगे कि तुम अच्छे एस्ट्रोलॉजर, इस तरह से अच्छे एस्ट्रोलॉजर अगर तुम बन गए तो प्रोफेशनली बहुत ऊंचाई मिलती है। रिस्पेक्ट प्यार तो मिलता ही है, इनकम भी अच्छी होती है और जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है, क्योंकि लोग आपको प्यार करते हैं। आज हर इंसान की पहली जरूरत प्यार है। yes. फिर बाकी चीजें। तो एक कोर्स आपने खुद ने डिजाइन किया है पूरा? नहीं, यूनिवर्सिटी की ओर से कोर्स डिजाइन किया गया है, उसमें काफी टीम ने काम किया है। एक्रीडेशन होगा यूजीसी का, मतलब हाँ, प्रॉपर, जैसे हम बोल सकते हैं कि हम लोग इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ के आते हैं, कोई भी डिग्री करके आते हैं। यस। इसके पहले ऐसी कोई डिग्री एस्ट्रोलॉजी में नहीं थी? नहीं, या पहली बार एक फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं? तो इसको अगर करना है, पढ़ना है, तो ये ऑल अक्रॉस इंडिया से पढ़ सकते हैं या सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन पे आके पढ़ना है? नहीं, ऑल
ऑल ओवर इंडिया से कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन है ये? हाँ, ऑनलाइन है, एग्जाम के लिए आपको सेंटर पे आना है। ओके। एग्जाम उसके बराबर रहेंगे, कोर्स हम ऑनलाइन सिखाएंगे, हाँ, वो सब तरीके से होगा। और पूरा यूनिवर्सिटी के कुछ दिग्गज लोगों ने बैठ के उसका सिलेबस डिसाइड किया है, उसके पेपर यूनिवर्सिटी की ओर से आएंगे। बढ़िया मैम। मैम लास्ट में हम इसको क्लोज करेंगे अभी। आपने बहुत एक तो ज़्यादा टाइम दिया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। और डिस्कशन से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, और उसके जितने भी नेगेटिव क्वेश्चन बोले, अपोजिंग करने वाले जो क्वेश्चन है आपका, उसका भी आंसर आपने बहुत अच्छे से दिया, और आपने आपके स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस शेयर किए। मैम लास्ट में जो न्यू जनरेशन है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। न्यू जनरेशन से बात करना मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है, और यंग जनरेशन स्मार्ट है, हर चीज को खुली आंख से देखती है, गॉगल निकाल के देखती है। तो आप उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र की ओर भी देखिए, समझिए, और फिर डिसीजन लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ हजारों साल पुराना शास्त्र है। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश में मेरा जन्म हुआ कि जिस देश में वेद निर्माण हुए, हमारे ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र बनाया, ये धरोहर हमको दी। इस धरोहर का लाभ ले, ये मैं यंग जनरेशन को पक्का कहना चाहूंगी। लेकिन मैं बोल रही हूँ इसलिए लाभ ना ले, खुद अनुभव ले, अनुभूति ले, और फिर डिसीजन ले। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष।